नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर हम कर रहे थे, उसमें लास्ट लेक्चर मैंने किया था शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों पर। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बारे में। अगर छत्रपति शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया तो पूरे भारत में मराठों की सत्ता को फैलाने का श्रेय इन पेशवाओं को जाता है। पेशवाओं ने उस समय के राजनीतिक इतिहास को, भारत के भूगोल को बहुत प्रभावित किया और अगली सत्ता जो भारत में स्थापित हुई मराठों के बाद, यानी कि अंग्रेज़ों की सत्ता, तो उसके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने दिल्ली की सल्तनत को मराठों से प्राप्त किया था, ना कि मुगलों से। मुगलों का पतन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद शुरू हो चुका था और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से ही मुगलों का पतन और मराठों का उत्कर्ष शुरू होता है। तो इनके बारे में हमें बात करनी होगी। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। भारतीय इतिहास, भारत विश्व भूगोल, राजस्थान भूगोल, भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था तथा करंट जीके से संबंधित लेक्चर्स जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपके लिए एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहेंगे, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, पेशवा का जो पद है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। वैसे हम लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट फिर भी पेशवा जो है वो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी ने जो अपने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की स्थापना की थी, उसमें पेशवा जो है वो सबसे प्रमुख थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान समझा जाता था। आप इन्हें जो नॉर्मल रूप से हम किसी राज्य में प्रधानमंत्री या वजीर की बात करते हैं, पेशवा का पद उसके समकक्ष था। आरंभ में यह पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था और पेशवा जो है वो सभी मर्यादा के हिसाब से, मतलब स्टेटस के हिसाब से सभी के बराबर माना जाता था। बाकी के जो मंत्री है ना, मतलब वो बराबर वालों में सर्वप्रथम था, आप ऐसा कह सकते हैं, बराबरी में सर्वप्रथम। छत्रपति राजा राम के समय एक और पद बनाया गया जिसे पंत प्रतिनिधि का पद कहा गया। तो पंत प्रतिनिधि का पद जो है वो आप समझिए एक तरीके से राजा का राइट हैंड था। इस वजह से राजा राम के समय जो है पंत प्रतिनिधि का पद जो है वो पेशवा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। वास्तव में अगर पेशवाई सत्ता का संस्थापक अगर हम कहेंगे तो इसकी सत्ता का स्थापना का श्रेय जाता है बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ वह व्यक्ति है जिसकी सहायता से शाहू को छत्रपति बनने का मौका मिला। वही शाहू जो औरंगजेब की कैद में पड़ा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब शाहू को रिहा कर दिया गया और शाहू पहुंचा अपने मराठवाड़ा में, तब उसने देखा कि राजा राम की विधवा ताराबाई के पास शक्ति का केंद्रीकरण है। ताराबाई को गद्दी से हटाने में और शाहू को छत्रपति बनवाने में बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा योगदान था। इसी वजह से जब शाहू छत्रपति बना तो उसने अपनी कृतज्ञता का परिचय जो है बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाकर दिया। तो बालाजी विश्वनाथ जो है उसके समय में पेशवाओं की शक्ति में वास्तविक वृद्धि हुई। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव पेशवा बना और उसी के बाद जो है बाजीराव के बाद उसका पुत्र पेशवा बना। तो इस प्रकार से बालाजी विश्वनाथ के समय से जो है पेशवा पद जो है वो वंशानुगत हो गया। हालांकि पेशवाओं के समय में जो सत्ता का केंद्रीकरण पेशवाओं के पास हुआ वह कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ था, उसमें शाहू की स्वीकृति शामिल थी। उस समय शाहू की जब मृत्यु हो गई उसके बाद 1749 के बाद संगोला के समझौते के अंतर्गत पेशवा को मराठा साम्राज्य की वास्तविक शक्ति हस्तांतरित कर दी गई और मराठों की राजधानी भी सतारा की अपेक्षा जो है पुणे चली गई। पुणे जो है इसमें यहाँ पर बाजीराव पेशवा ने शनिवारवाड़ा किले का निर्माण कराया था और बाद में यही पेशवाओं की राजधानी बनी। जैसा शाहू की मृत्यु के बाद छत्रपति के राजवंश का हश्र हुआ, यानी कि वो पूरी तरह से पतन हो गया, उसी प्रकार पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद भी पेशवाओं के उत्तराधिकारियों का लगातार पतन हो गया। खास करके जब पेशवा नारायण राव ने अंग्रेजों की सहायता से पेशवा पद को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, उसके बाद जब अंग्रेज मराठों की राजनीति में इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद तो इनका पतन बड़ा तेजी से हुआ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्धों के बाद मराठों को अपनी सत्ता अंग्रेजों के हाथों गंवानी पड़ी, जिसकी अभी हम बात करेंगे। वैसे हम इसकी चर्चा अंग्रेज मराठा युद्ध में भी बड़े डिटेल में कर चुके हैं, आधुनिक भारत युद्ध में, आधुनिक भारत के इतिहास में आप वहां भी देख सकते हैं। बात करते हैं अपन पेशवा बालाजी विश्वनाथ की, जिसके समय में
पेशवा सत्ता स्थापित हुई। देखिए ये बालाजी विश्वनाथ जो है ये एक चित्पावन ब्राह्मण था। चित्पावन ब्राह्मण जो है ये कोंकण और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, वर्तमान में ये गोवा और मुंबई इसके आसपास के जो तटीय इलाके हैं, सह्याद्री के इलाके हैं, उन्हें कोंकण क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के कोंकणी ब्राह्मणों को ही चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ का जन्म 1662 के आसपास श्रीवर्धन नामक गांव में हुआ। और अभी हमने डिस्कस कर ही लिया था कि किस प्रकार से बालाजी विश्वनाथ ने शाहू को छत्रपति बनने में सहायता करी। उसके बाद 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा नियुक्त हुआ। बालाजी विश्वनाथ का सबसे महत्वपूर्ण काम था कि इसने मराठों को दक्कन में यानी दक्षिण भारत में चौथ तथा सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मुगलों से दिलवाया। इसके शासनकाल में जो है मराठों और मुगलों के बीच में एक संधि हुई जिसके अंतर्गत दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी करों को वसूलने का अधिकार मराठों को मिल गया। हालांकि इसमें यह था कि मराठों ये डायरेक्ट नहीं वसूलेंगे, मुगल इनको वसूल के देंगे। तो जो भी बात थी, पर एक बार तो इन्होंने मुगलों से संधि जरूर कर ही ली थी। इसके बाद आप देखिए पेशवा ने दिल्ली की भी यात्रा करी और दिल्ली की जब इसने यात्रा करी तब इसे वास्तव में समझ में आया कि मुगल अभी वास्तव में बहुत कमजोर हो चुके हैं, बहुत ही आंतरिक राजनीति का शिकार है और ऐसे में यदि मराठे संगठित होकर दिल्ली पर आक्रमण करें तो दिल्ली पर कब्जा किया जा सकता है। हालांकि अपनी इस योजना को वो क्रियान्वित कर पाता उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके दो पुत्र थे, एक तो बाजीराव और दूसरा चिमनजी अप्पा। इसकी मृत्यु के बाद इसका बड़ा पुत्र बाजीराव पेशवा बना। हालांकि बाजीराव को यह पद बालाजी विश्वनाथ का पुत्र होने के कारण नहीं बल्कि अपनी योग्यता के बलबूते पे मिला था। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में इसे पेशवा नियुक्त किया गया और इसी के बाद से जो है पेशवा का पद जो है एक वंश परंपरा बन गया। अल्पवयस्क होते हुए भी यह असाधारण रूप से योग्य था, निर्भीक था, साहसी था और जन्मजात इसमें नेतृत्व की शक्ति थी। अपनी इसी नेतृत्व क्षमता के आधार पर इसने मराठों को संगठित किया और संगठित कर कर ये मराठों को आगे अपने अभियानों में लेके निकल गया। सबसे पहले इसने शंकर खेड़ला में मुबारिस खां को परास्त किया। उसके बाद मालवा और कर्नाटक पर अपने रेड मारी या आप ऐसा समझ सकते हैं हमले किए और वहां से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूले। पालखेड़ में उसने मराठों के परम शत्रु निजामुल मुल्क को परास्त कर दिया। देखिए जब मुगलों की सत्ता बहुत कमजोर हो रही थी, 1719 में शासक बना मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय दो जनों ने, एक तो निजामुल मुल्क और एक बुरहानुल मुल्क, इन्होंने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया। निजामुल मुल्क ने तो एक बाद में स्वतंत्र हैदराबाद की रियासत की स्थापना करी और बुरहानुल मुल्क ने जो है अवध राज्य में अपनी सत्ता स्थापित करी। तो दक्षिण में लगातार निजाम की शक्ति से मराठों को बहुत खतरा था और बाजीराव ने निर्भीकता से इस निजाम को परास्त किया। इसके बाद मालवा और बुंदेलखंड पर हमले किए। मालवा पर जो है लगातार बुरहानुल मुल्क के हमले का खतरा था, तो वहां के जो राजा थे छत्रसाल, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, उन्होंने मराठों से मदद मांगी थी और बाजीराव ने उनकी मदद भी करी। मोहम्मद खां बंगश को इन्होंने 1729 में पराजित किया। सिद्दी मुस्लिम्स, जिनका ये तटीय पश्चिमी तटों के ऊपर कई सारी बस्तियां थी, अंग्रिया समुदाय और पुर्तगालियों को भी इसने विजित किया। दिल्ली का जो अभियान इसने किया 1739 में, उस समय इसकी सैन्य शक्ति चरम पर थी और उसी वर्ष जब दिल्ली अभियान किया तो उसने भोपाल के पास निजाम को फिर से परास्त किया। दिल्ली अभियान के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर चढ़ाई करी। उस समय सादत अली खान, जिसके पास करीबन 1 लाख की सेना थी, उसने मराठों को आगरा में रोका। इसको यह मालूम था बाजीराव की कि अगर मैं अपनी राजधानी को छोड़ के निकलूंगा तो निजाम का खतरा रहेगा, वो पुणे के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए इसने अपना एक दिमाग लगाया, चालाकी लगाई और अपनी सेना को के 10,000 के करीबन जो सैनिक थे उनको अपने भाई चिमनजी अप्पा के नेतृत्व में बीच में छोड़ दिया, ताकि अगर निजाम का हमला हो तो ये सीधा वहां पे जाके अपनी राजधानी को डिफेंड कर सके। दिल्ली में जब ये आगरा में इनको लगा कि आगरा में ये सादत अली खान इसको रोक लेगा बाजीराव को, पर उसको चकमा देते हुए ये आगरा गया ही नहीं और वहां से सीधा दिल्ली पहुंचा, बहुत ही दुर्गम रास्तों से होता हुआ, और सीधा दिल्ली आ धमका। मुगलों को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मराठे एकदम से दिल्ली में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, वो वैसे ही कायर था, वो इतना घबरा गया कि इसके सामने ये नहीं आया। इसने आराम से दिल्ली में लूटपाट करी और कर वसूल के ये वापस पुणे की ओर निकला। जब ये पुणे की ओर बढ़ रहा था तब मुगल बादशाह ने सादत अली खान और निजाम को लिखा कि आप बाजीराव को पुणे पहुंचने से पहले रोक लीजिए।
तो भोपाल के निकट जो है एक तरफ से तो निजाम की सेना और एक तरफ से जो है सादत अली खान की सेना ने जो है मराठा सेना को घेर लिया और यहाँ पे युद्ध जो हुआ उसमें बाजीराव ने इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। तो आप समझिए कि उत्तर में सादत अली खान, दक्षिण में निजाम, इन दोनों की सेनाएं बहुत मजबूत थी और इनकी संयुक्त सेना को अगर बाजीराव ने हरा दिया तो आप समझिए कि बाजीराव की उस समय सैन्य शक्ति कितनी मजबूत रही होगी। इसके बाद जो है भोपाल की संधि हुई और इस भोपाल की संधि के तहत मालवा का संपूर्ण क्षेत्र जो है मराठों को प्राप्त हो गया। 1730 में बाजीराव ने ही शनिवारवाड़ा में पुणे में शनिवारवाड़ा किले का निर्माण करवाया था और आगे चलकर यही पेशवाओं की राजधानी बना। फिर देखिए 1739 में इसका अंतिम अभियान नासिर जंग के खिलाफ था जिसमें उसके विजय प्राप्त करी। इसके बाद जो है 1940 में अचानक ही ये बीमार पड़ा और उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। अब तो आप बाजीराव मस्तानी पिक्चर आपने सभी ने देखी ली है तो वो घटना सत्य है, हालांकि थोड़ा सा पिक्चर के अंदर ड्रामेटाइजेशन ज़्यादा है। तो मस्तानी नाम की एक मुसलमान स्त्री जो कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थी, उससे इसने विवाह किया था और इससे इनका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था, शमशेर बहादुर। आगे चलकर इस शमशेर बहादुर को जो है पेशवाओं की जागीरदारी में भी हिस्सा मिला और इस शमशेर बहादुर ने 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के साथ अफगानों के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी थी। परंतु एक मुसलमान स्त्री से शादी करने के कारण यह ग्रह कलेश से गुजरा। आंतरिक रूप से इसको कई सारे विवादों का सामना भी करना पड़ा, परंतु फिर भी इन विवादों को अगर छोड़ दे तो इसके जैसा सेना नायक उस समय नहीं था। अपनी इन विजयों के कारण ये राणा सांगा, राणा प्रताप और शिवाजी के समकक्ष अपना स्थान रखता है। हालांकि इसकी असमय मृत्यु होने के कारण मराठा साम्राज्य विस्तार थोड़ा रुक गया, परंतु अपनी मृत्यु तक इसने मराठा साम्राज्य का डंका लगभग पूरे देश में बजा दिया था। आप समझें कि 1734 में राजपूतों को मजबूर होना पड़ा इनके खिलाफ जो है एक संघ बनाने के लिए, राजपूत संघ बनाने के लिए 1734 में उन्होंने हुर्रा सम्मेलन किया क्योंकि वो बाजीराव से इतना घबरा गए थे। इसके बारे में एक प्रसिद्ध विद्वान है रिचर्ड टेम्पल, उन्होंने कहा है कि सवार के रूप में बाजीराव को कोई मात नहीं दे सकता था। युद्ध में वो सदैव अग्रगामी रहता था। यदि कोई कार्य दुस्साध्य होता तो भी वह सदैव अग्नि वर्षा का सामना करने को उत्सुक रहता था। वो कभी थकता नहीं था। उसे अपने सिपाहियों के साथ सुख दुख उठाने में बड़ा आनंद आता था। विरोधी मुसलमानों और राजनीतिक क्षितिज पर नवोदित यूरोपीय सत्ताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय उद्योगों को सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा उसे हिंदुओं के विश्वास और श्रद्धा में सदैव मिलती रही। वह उस समय तक जीवित रहा जब तक अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक संपूर्ण भारतीय महाद्वीप पर मराठों का भय व्याप्त नहीं हो गया। उसकी मृत्यु भी उसके डेरे में हुई जहां वो अपने साथियों के साथ आजीवन रहा था। युद्धकर्ता पेशवा के रूप में तथा हिंदू शक्ति के अवतार के रूप में मराठे उसका सदैव स्मरण करते रहते। तो आप देखिए, वैसे हमारे प्रचलित इतिहास के अंदर इसको थोड़ा सा भुला दिया गया है, परंतु इसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। इसने अपने जीवन काल में 40 युद्ध जीते थे और मात्र 40 वर्ष की आयु में ही 41 वर्ष की आयु में ही इसका देहांत हो गया। इसकी मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव का ही पुत्र था, वो इसका उत्तराधिकारी बना। ये इसका ज्येष्ठ पुत्र था जिसका एक नाम नाना साहब भी था। ये 1740 में पेशवा बना। हालांकि अपने पिता के विपरीत ये थोड़ा सा आलसी और वैभव प्रिय था। इस वजह से मराठा संघ के ऊपर थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ा, अवांछनीय प्रभाव पड़ा और अपने ही मराठा सरदार खासकर सिंधिया और होलकर जो हैं उनके साथ पेशवाओं के संघर्ष शुरू हो गए। इसने अपना ज़्यादातर ध्यान दिल्ली की राजनीति पर लगाया और दिल्ली के आसपास जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमले हो रहे थे तो दिल्ली को एक तरीके से आप समझिए डिफेंड करने की जिम्मेदारी मराठों ने अपने ऊपर ले ली। इस वजह से मराठों की बहुत सारी शक्ति और धन खर्च हुआ। साथ ही साथ उन्होंने उस समय अंग्रेजी सत्ता जो लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रही थी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तब भी यही पेशवा था, ठीक है, तो उसको इसने काउंटर नहीं किया। इस वजह से बाद में अंग्रेज जो हैं वो मराठों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के उभरे। हालांकि इसके ये जब पदासीन हुआ तो इसके समय शाहू जो है, जो उस समय छत्रपति था, वो रोगग्रस्त हुआ और उसके रोगग्रस्त होने के कारण जो है आंतरिक रूप से कलह बढ़ गई क्योंकि पेशवा का पद एक तरह से अब वंशानुगत हो गया था, जबकि ऐसा पहले कभी था नहीं। तो इस वजह से शाहू अपने दूसरे सरदारों के प्रभाव में आ गया और उसने नाना साहब को पेशवा के पद से हटा दिया। परंतु धीरे धीरे उसे पता चला, शाहू को, कि जल्दी ही पता चल गया, धीरे धीरे नहीं जल्दी पता चल गया कि अगर पेशवा को इस समय नाना साहब को पेशवा के पद से हटा दिया गया है तो कभी भी राज्य के अंदर आंतरिक विद्रोह हो सकता है और मराठों की एकता टूट सकती है।
इस वजह से इसने वापस से नाना साहब को पेशवा बना दिया। इसके बाद 1749 में शाहू की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद अगला जो शासक बना छत्रपति राम राजा, बहुत ही अयोग्य था। इस वजह से जो है पेशवाओं ने मौका उठाया और नाना साहब ने, और अपने सत्ता को केंद्रित करने के लिए छत्रपति से एक संधि करी, से संगोला की संधि कहा जाता है। इसी समय इन्होंने जो मराठा साम्राज्य की राजधानी थी सतारा, उसको हटाकर नई राजधानी बना दी पूना। नाना साहब के समय भी मराठों ने बहुत ही अभूतपूर्व सैनिक विजय करी। हालांकि इसका अधिकांश श्रेय जो जाता है वो पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ को जाता है। इसके समय में सदाशिव राव भाऊ ने मालवा को पूरी तरह से मराठा साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल पर भी निरंतर आक्रमण किए और वहां से भी चौथ वसूली करी। पश्चिमी कर्नाटक पर यानी सह्याद्री के इलाकों पर भी प्रभुत्व स्थापित किया। इसके समय सत्ता का केंद्र पूरी तरह से जो है पुणे में आके केंद्रित हो गया। परंतु ये सदाशिव भाऊ जो है ये पानीपत के तीसरे युद्ध में मारा गया और इसके मारे जाने पर मराठा साम्राज्य को बहुत ही अभूतपूर्व क्षति हुई। ये अपने ये जो पेशवा थे नाना साहब और भाऊ बहुत क्लोज थे। इसकी मृत्यु का पेशवा पर भी गलत प्रभाव पड़ा और कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये यहाँ पर जब मृत्यु होती है तो मराठा साम्राज्य एक तरीके से चरमरा जाता है, ठीक है, क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत ही भयानक था। कहा जाता है उसमें लाखों की संख्या में मराठे मारे गए। कई सारे मराठे तो बिना युद्ध के अंदर उतरे ही बीमारी के कारण, हैजा की बीमारी के कारण मारे गए थे। ऐसी स्थिति में और दूसरा ये सदाशिव भाऊ जैसे बड़ा नेता जो है, लीडर की तरह जो था, एक बहुत बड़ा सैन्य अधिकारी था, इसकी भी मृत्यु हो जाती है तो मराठों का मोरल भी टूट जाता है। और कुछ ही समय बाद जब नाना साहब की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पुत्र था माधव राव बहुत ही अल्पवयस्क था, मात्र 16 साल का था। ऐसी स्थिति में मराठा साम्राज्य एकदम आप समझिए टूटने की कगार पर था। परंतु उसका जो उत्तराधिकारी हुआ नाना साहब का माधव राव, उसने बहुत जल्दी ही वापस से अपने साम्राज्य को संभाल लिया। सो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा। पेशवा माधव राव की जो बात है अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। तो आप जुड़े हुए रहिए। इस चैप्टर से संबंधित कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर पेशवा माधव राव और उसके बाद कौन कौन पेशवा हुए उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।